हाय फ्रेंड्स। बड़ी भाभी के कारण 3 औरतें 3 कहानियाँ। मैं इन दिनों 8वीं की तालबा थी और हम फैसलाबाद के करीब एक गांव में रिहाइश पजीर थे। मैंने वहाँ स्कूल में नया नया दाखला लिया तो मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम राफिया था। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हम दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। हमारे गांव में मिडिल तक स्कूल था और जब हमने 8वीं का इम्तिहान पास किया तो फैसलाबाद में दाखला ले लिया। हम दोनों एक सेक्शन में ना जा सकी लेकिन दोस्ती कायम रही। यहाँ आकर गोया राफिया के तो पढ़ निकल आए। वो खासी आज़ाद ख्याल और जिद्दत पसंद हो गई। गर्ल्स हाई स्कूल के करीब ही लड़कों का स्कूल था। राफिया को मौका मिलता तो वो उधर चली जाती। यूं इसकी दोस्ती तालिबे इल्मों से हो गई। शुरू शुरू में वो दोस्त समझकर मुझे अपनी बातें बताती थी लेकिन मैं ज्यादा दिन चुप ना रह सकी। इसको इन सरगर्मियों से रोकना मेरा फर्ज था। जब मैंने इसको रोका टोका इसने बुरा मनाया। वो मुझसे खींचने लगी। अब वो मुख्तलिफ लड़कों से मिलती, इनके साथ वादे करती मगर मुझे ना बताती। तब एक दिन मैंने कहा, राफिया देखो, मुझे तुम्हारी बातों की सब खबर है, चाहे तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तुमको अब भी रोकूंगी क्योंकि तुम्हारी दोस्त हूँ। तबाह होते तुमको नहीं देख सकती। इसने मेरी बात को कड़वी दवा की तरह निगला और कहा, परवीन ज्यादा नसीहतें मत करो, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तभी मुझसे रहा न गया। मैं समझाने लगी कि तुम्हें गरीब बाप की बेटी हो, क्यों अपने वालिद की इज्जत को खाक में मिलाती हो। इस पर वो बिगड़ गई। कहा कि खबरदार अगर आइंदा मेरे साथ दोस्ती निभाने की कोशिश की। इसके बाद हमारी बातचीत बंद हो गई और वो मैट्रिक से पहले ही पढ़ाई छोड़कर स्कूल से चली गई। कभी कभी किसी से पता चलता था कि राफिया की सरगर्मियां जारी हैं। कभी किसी लड़के के साथ चली जाती है तो कभी घर आ जाती है। इसका बाप मजदूर था और माँ अंधी थी। ऐसे में इसको रोकने वाला कोई नहीं था। यूं तो इसके बड़े भाई भी थे मगर वो शादीशुदा थे और बीवियों के साथ अलग घर में रहते थे। एक दिन मैंने एक वाकिफ लड़की से सुना कि राफिया बीमार है। वो लड़की शाहीना इसके महल्ले में रहती थी। मुझसे रहा न गया और मैं राफिया का पता शाहीना से पूछकर इसके घर चली गई। वो वाकई बिस्तर पर पड़ी थी। रंगत काली और आंखों में हल्के पड़े हुए थे। मुझे अचानक सामने देखकर इसकी आंखों में उम्मीद की चमक जगमगाई। इसने वफूरे जज्बात में उठने की कोशिश की, नकाहत से उठ न सकी और दोबारा लेट गई। मैंने इसकी खैरियत दरियाफ्त की तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, क्या बताऊं खैरियत, यूं समझ कि कभी की नेकी काम आ गई और बस खैरियत हो गई, वरना इज्जत और जान दोनों दांव पर लग गई थी। ये एक दो महीने बात इसने कही थी। मैं जिसको समझ कर भी ना समझना चाहती थी, लिहाजा इसके जवाब को नज़रअंदाज कर गई और हाल अहवाल पूछने लगी। राफिया बोली, काश मैं पहले ही तुम्हारा कहना मान लेती तो आज इस हाल में ना होती। दरअसल मैं अपने घर के खिंचाव भरे माहौल से मुतफ़िर होकर इधर उधर प्यार तलाश करने लगी थी और फिर कटी पतंग बन गई। मेरे इस तफसार पर इसने बताया कि ये सारा मसला मेरी बड़ी भाभी की वजह से हुआ, क्योंकि मैं सबसे छोटी और ना समझती, मैंने ज़्यादा असर लिया। मेरे भाइयों की शादियां अम्मी ने बड़े चाव से की। शुरू में हम सब मिलकर रहते थे, हमारा खाना भी इकट्ठा पकता था, घर भी एक था और इकट्ठे रहने पर सब खुश थे। बड़े भाई की तनख्वाह ज्यादा थी, लिहाजा घर में खुशहाली भी काफी थी। अचानक हमारी बड़ी भाभी का रवैया बदलने लगा और इसने सबका सुकून बर्बाद कर दिया। वो हर वक्त अम्मी से लड़ती झगड़ती। कभी कहती मेरे कमरे से किसी ने पैसे उठा लिए हैं और कभी शोर मचाती कि मेरी फलां चीज गायब है। भाई की शिकायत सुनकर अम्मी जान हर वक्त हमारी पिटाई करती थी। हम कहते, अम्मी हमने कुछ नहीं उठाया। वो कहती कि तुमने ही चोरी की है। तुम्हारी भाभी झूठ तो नहीं कह सकती, तुम्हारे सिवा घर में आया ही कौन है। इस तरह हमारी खूब पिटाई होती थी। इनके इस पैंतरे पर हम सब इनसे बाकी हो गए और नफरत करने लगे। बड़ी भाभी की एक और आदत ये थी कि इसने कभी अपने घर का काम ना किया था। कभी इसने बर्तन धोए और ना ही खाना बनाया और बस हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती थी। सुबह जब बड़े भाई ऑफिस चले जाते ये उठकर तैयार होती और मैके चली जाती, और जब शौहर के आने का वक्त होता वापस आ जाती और हम तो डर से भैया को कुछ न बताते और ना ही अम्मी बताती थी। भाई यही समझता कि मेरी बीवी कहीं नहीं जाती है। कभी अगर अम्मी भाई से शिकायत करती कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल काम नहीं करती तो वो उल्टा अम्मी को डांटता। यूँ अम्मी ही सब्र कर लेती, कुछ ना बोलती। छोटी भाभी का रवैया हमसे ठीक था, बल्कि वो तो सारे घर का काम करती थी और वक्त पर फारिग हो जाती तो अम्मी को दबाती और मैं के जाती तो बहुत जल्द लौटकर आ जाती कि अम्मी को काम की तकलीफ ना हो। तब बड़ी भाभी छोटी को कहती कि तुम इतने सारे काम क्यों करती हो, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मेरी तरह आराम से बैठो और रोटी तोड़ो। सास किस लिए होती है, वो काम करेगी। तब हमारी छोटी भाभी जवाब देती कि वो हमारी माँ के बराबर है, बल्कि माँ का दूसरा रूप है, इसीलिए मैं काम करूँगी क्योंकि ये मेरा अपना घर है। बड़ी भाभी ने इसे बहुत भड़काया कि ये घर का काम ना करे और सास तंग हो। मैं स्कूल से आकर अम्मी का हाथ बटा देती कि काम करना कोई गुनाह नहीं है।
एक दिन मैं स्कूल से आई तो देखा घर का नक्शा ही बदला हुआ है। बड़ी भाभी किचन में अपना खाना अलग बना रही हैं और अम्मी सहन में ईंटों का चूल्हा बनाकर अलग खाना बना रही हैं। मैंने पूछा, माँ ये सब क्या है? वो रोने लगी। कहा कि मैंने तो बहुत कोशिश की मगर तुम्हारी बड़ी भाभी ने हमको अलग कर दिया है, रोजाना बेइज्जती करती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनकर बड़ी भाभी आई और अम्मी को खूब गालियाँ दी। कहा कि तुम सब मुफ्त खोरे निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि ये मेरा घर है। तब अम्मी और मैं इतना रोए कि आंखें सुर्ख हो गईं। बड़ी ने छोटी भाभी को भी साथ मिला लिया। दोनों अलहदा खा पी रही थीं और इसी में खुश हैं। कुछ दिन बाद इन्होंने भाइयों को मजबूर किया कि माँ बाप और कंवारे बहन भाई को अलग घर लेकर दो, ये हमारे साथ ना रहें। यूँ हमको एक गरीब बस्ती में गंदा सा मकान इन्होंने ले दिया, जहाँ अब्बू ने मामूली सी दुकान कर ली। यूँ दाल रोटी चलने लगी। अब हम 5 खाने वाले थे और कमाने वाला हमारा बीमार बाप था। मैं तालीम छोड़ना नहीं चाहती थी, लिहाजा मैंने लड़कों से दोस्ती कर ली ताकि कुछ माली इमदाद ले सकूं। इस दोस्ती में इनकी तरफ से मुझको माली इमदाद तो मिल जाती थी, मगर फिर बर्बादी और बदनामी भी साथ मिलती। इस दौरान अम्मी की आंखों में मोतिया उतर आया। इनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, तो एक कॉलेज के लड़के ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती रखो तो तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे दूंगा। मैंने इस गर्ज से इसके साथ दोस्ती कर ली और इसने ऑपरेशन के लिए काफ़ी रकम दे दी, जो मैंने माँ को ये कहकर दी कि मेरी एक सहेली ने जो मालदार बाप की बेटी है मुझको ये रकम दी है। वो लड़का जिसका नाम नोमान था अमीर बाप का बेटा था और इसको पैसे की परवाह ना थी। इसने मेरी इज्जत खराब की, जिसके नतीजे में आज मैं इस हाल में हूँ कि मरते मरते बची हूँ। अफसोस कि माँ का ऑपरेशन भी कामयाब ना रहा और यक के बाद दीगरे दोनों आंखें जाती रहीं। शायद मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी माँ को मिली। मुझको राफिया की ज़बानी इसके हालात सुनकर बहुत दुख हुआ। सोचने लगी, अगर इसकी बड़ी भाभी अच्छी औरत होती तो इन लोगों का आज ऐसा बुरा हाल ना होता और बेटे माँ की आंखों का ऑपरेशन कराते, इन लोगों को भी संभालते, क्योंकि माँ बाप बहन भाइयों का भी हक होता है। बड़े भाइयों ने बीवियों के कहने में आकर ये हक अदा ना किया और यूं राफिया की जिंदगी भी हालात की वजह से बर्बाद हो गई। मेरे दिल पर राफिया की बातों का ऐसा असर हुआ कि सोचा इसकी भाभी के पास जाकर इनको समझाऊंगी कि वो इतना जुल्म ना करें, क्योंकि अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता और वो इतने गुरूर को पसंद नहीं करता। जुर्रत करके मैं गई तो इसकी बड़ी भाभी मिल गई, मुझसे खुश इखलाकी से मिली। सब घर वालों की खैरियत पूछी, फिर आने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने साफ गोई से बता दिया, राफिया की दोस्त होने की हैसियत से आपके पास आई हूँ, क्योंकि गुर्बत के बायस इनके हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी सास ससुर और इनके बच्चों की मदद करें, बल्कि राफिया को अपने पास रख लें ताकि वो तालीम हासिल कर सके। कुछ देर तक भाभी खामोश और गुमसुम रहीं, जैसे कुछ बताना चाह रही हों और बता ना पाती हों। ज़रा देर बाद कहा, मुझे खुशी है कि राफिया तुम अच्छी जैसी लड़की की दोस्त है, तुमको इसकी गुर्बत और दुखों का ख्याल है, लेकिन सही बात यह है कि इंसान अपना दुश्मन आप होता है, कोई और इसका दुश्मन नहीं होता। राफिया को शुरू में मैंने प्यार दिया था और इन लोगों का भी ख्याल किया, मगर मेरी सास को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, जिसकी वजह से मेरा दिल इनसे खट्टा हुआ और फिर मैंने दूरी इख्तियार कर ली। और जहाँ तक राफिया का ताल्लुक है, मैं इसको अपनी भाभी बनाना चाहती थी, मगर इसकी हरकतें ऐसी थीं कि ये इरादा भी ख़त्म करना पड़ा। हुआ यूँ कि एक दफ़ा मेरा भाई हमारे घर रहने आया, राफिया फ़ौरन ही इससे घुल मिल गई। खैर, इस बात को भी मैंने नज़रअंदाज किया कि इसकी आदत जानती थी, लेकिन एक रात जबकि सर्दियाँ थीं और मैं अपने कमरे में सो रही थी, रात के तकरीबन 2:30-3 बजे मुझको प्यास लगी और पानी लेने के लिए मैं किचन में गई तो बराबर वाले कमरे से, जहाँ मेरा भाई फरहान ठहरा हुआ था, मुझको सरगोशियाँ सुनाई दी। तभी मेरा माथा ठनक गया और मैं दबे कदमों कमरे में गई। नीम तारीकी में गौर से देखा तो क्या देखती हूँ कि मेरा भाई बिस्तर में लेटा हुआ है और राफिया इसके पास बैठी हुई है। घर में सभी सो रहे थे। मैंने हल्के से खांसा तो भाई ने अपने ऊपर कंबल ले लिया और राफिया इसके कमरे से भागकर अपने कमरे में चली गई। तभी किसी से कुछ कहे बगैर अपने बेडरूम में जाकर मैं लेट गई, मगर फिक्र से तमाम रात जागती रही और सुबह तक नींद ना आई। दूसरी रात का इंतजार था कि अब देखूं क्या होता है। आधी रात के बाद राफिया दोबारा फरहान के कमरे की तरफ गई। मैं भी दबे पाँव इसके पीछे गई, लेकिन बाहर ठहर गई ताकि इनकी बातें सुन सकूं। ये तकरीबन घंटा भर बातें करते रहे। बहरहाल मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बाद ये रोज़ का मामूल बन गया। मेरी नींदें हराम हो गईं। ज़बान खोलती थी तो अपने ऊपर मुसीबत आ जाती, क्योंकि फरहान मेरा भाई था। एक रात तो हद हो गई। जब मैंने दोनों को एक ही बिस्तर पर पाया, तब मैंने सुबह अपनी सास और इसके बच्चों को अलग कर दिया और फरहान को डांट कर वापस लाहौर भिजवा दिया। अम्मी का फ़ोन आया कि तुमने इसे क्या कहा है जो फरहान हर वक्त उदास रहने लगा है। मैंने अपनी अम्मी को कभी कुछ न बताया, क्योंकि वो जल्द परेशान हो जाती थी। राफिया का मिजाज ऐसा था कि इसको कोई समझाता भी तो कैसे, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहती थी, कोई उसको समझा भी नहीं सकता था। इधर मेरे भाई की जिद थी कि मैं शादी राफिया से ही करूंगा, लेकिन मैं ना चाहती थी कि ऐसे कच्चे चलन की लड़की को अपनी भाभी बना लूं।
फरहान ने मुझे भी फ़ोन किया, लेकिन मैंने इसको दिल शिकन जवाब दिया था कि तुम वाज़े तौर पर सुन लो, ये रिश्ता नहीं होगा। मैं हरगिज़ राफिया को तुम्हारी शरीके हयात नहीं बनने दूंगी। किसी और लड़की का बताओ तो मैं जाकर बात करती हूँ। इसका एक ही जवाब था कि शादी करूँगा तो राफिया से, वरना किसी से नहीं करूँगा। जब मैं किसी तरह नहीं मानी तो बेटे की मोहब्बत से मजबूर माँ बाप मुझे बताए बगैर मेरी सास और ससुर के पास चले गए फरहान के लिए राफिया का रिश्ता तलब करने। मेरी सास ने कहा कि जब तुम्हारी बेटी ने हमारे साथ ऐसा बुरा सलूक किया है और आखिरकार हमको घर से भी निकाल दिया है, तो अब हम कैसे अपनी बेटी का रिश्ता दें। हरगिज़ ये रिश्ता मुनासिब ना रहेगा। फिर आपकी अपनी बेटी भी ये रिश्ता नहीं चाहती, पहले इसको मना लें फिर ये रिश्ता देंगे। अम्मी अब्बू मेरे पास आया और मुझको बहुत इसरार किया तो बादिल नखवास्ता मैं मान गई और वो खुशी खुशी दोबारा राफिया का रिश्ता मांगने गए। इस बार इसके वालिदैन ने हाँ कर दी और मेरे मैके में खुशी के शादियाने बजने लगे। मेरा दिल गवाही देता था कि ये बेल मुंडे ना चढ़ेगी, क्योंकि राफिया का पैर आज़ाद हो चुका था और मुझे मालूम था कि इसकी और लड़कों से भी दोस्ती थी। चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से कब जाता है। अपने भाई को समझाती थी पर वो ना समझता था। जब रिश्ता तय पा गया तो ये दोनों बाहर पार्कों और होटलों में मिलने लगे, यहाँ तक कि सड़कों पर भी साथ साथ होते। इन्हीं दिनों जबकि इनका रोमांस उरूज पर था, एक लड़के ने मेरे भाई को एक रोज रोका और कहा कि तुम राफिया से वास्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि इसकी दोस्ती मेरे साथ है। मेरे भाई को इसकी बात का यकीन ना आया, बल्कि बेहद गुस्सा आया और गुस्से में इस लड़के को, जिसका नाम नोमान था, खूब बुरा भला कहा। नोमान इस वक्त धमकियाँ देकर चला गया, मगर अगले ही दिन जब फरहान क्रिकेट खेलकर मैदान से घर लौट रहा था, 4 गुंडों ने इसको आन लिया और खूब जोदो कोप किया। दूसरे खिलाड़ी लड़के जब वहां पहुंचे तो ये लोग फरहान को मार पीट रहे थे। खिलाड़ी लड़के चूंकि तादाद में ज्यादा थे, इन्होंने इन गुंडों को मार भगाया और फरहान से पूछा कि तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी थी। फरहान ने बताया कि इन लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन एक लड़के नोमान को मुझसे दुश्मनी हो गई है और ये लोग इसी के भेजे हुए थे। इनमें से एक नोमान को जानता था। इसने कहा कि यार तुम फिक्र ना करो, अब अगर दोबारा इसने तुमसे पंगा लेने की कोशिश की तो हमको बताना, हम इसकी ठुकाई कर देंगे। फरहान को पता नहीं था कि राफिया और नोमान एक दूसरे के बहुत करीब रह चुके हैं। बस इसने राफिया से मुलाकातें जारी रखी, इधर नोमान भी इसके पीछे लगा रहा। आखिरकार एक बार फिर इनकी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मेरे भाई के दोस्त भी कूद पड़े और डंडों से नोमान की पिटाई कर दी। नोमान को कुछ ऐसी ज़रबात आई कि वो मौत और जीत की कश्मकश में अस्पताल ले जाया गया, जहां इसने नज़ाई बयान दिया कि इसको फरहान ने मारा है। नोमान मर गया, मगर इसके भाइयों ने मेरे भाई फरहान को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। वही हुआ जिसका डर था। नोमान पर कत्ल का केस चल रहा है और राफिया की नहुसत ने मेरे वालिदैन की खुशियों को डस लिया है। अब तुम ही कहो कि मैं किस तरह अपने सास ससुर के पास जाऊं, राफिया को गले लगाऊं या इसके वालिदैन की माली मदद करूं। मेरा तो जी चाहता है कि इन सबको शूट कर दूं। भाभी जज्बाती हो गई और मैं खौफजदा कि कहीं जज्बात में आकर वो मुझे भी बुरा भला ना कह दें। ये फसाना सुनकर मैं हैरान परेशान इनके घर से निकली और सोच रही थी कि कहानी के 2 रुख सामने आए हैं, मगर इसकी छोटी भाभी मिल जाती तो इनसे भी बात कर लेती, क्योंकि राफिया हमेशा इनकी तारीफ किया करती थी। फिर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। एक बार जब अम्मी बीमार थी और अस्पताल में दाखिल थी और मैं अम्मी के पास वहाँ ठहरी थी, तो साथ वाले कमरे में राफिया की छोटी भाभी अपनी माँ के साथ थी। क्योंकि इनकी वालदा बीमार थी, मैंने इन्हें और इन्होंने मुझे पहचान लिया। वो एक बार राफिया को लेने स्कूल आई थी। मैंने सलाम किया और खैरियत पूछी। वो अच्छी तरह से मिली, हमारे कमरे में आकर बैठ गई, अम्मी की अयादत की। फिर मैं इनके कमरे में जा बैठी और इनकी माँ की अयादत की। बातों बातों में राफिया का जिक्र छिड़ गया। मैंने बताया कुछ दिन पहले मैं इसके पास गई थी क्योंकि बहुत बीमार थी। छोटी भाभी ने अफसोस से कहा, हाँ मुझे मालूम है, और मैं ही इसको अपने एक रिश्तेदार लेडी डॉक्टर के पास ले गई थी क्योंकि वो मुसीबत में थी। कैसी मुसीबत मैंने दरियाफ्त किया। बस कुछ ना पूछो। इन्होंने कहा लड़कियां नादान होती हैं और इनको इनकी गलतियों की सज़ा मिलती है। जब राफिया की फरहान से मंगनी हुई, सबने इसे मना किया था कि तुम इससे शादी के दिन तक पर्दा करो। अब इससे मिलना नहीं है, मगर दोनों सरेआम मिलने और घूमने फिरने लगे, जिसकी वजह से इनकी कुर्बत भी गहरी हो गई। इन्होंने शादी से पहले गलती कर ली, जिसकी वजह से राफिया मुसीबत में घिर गई। मगर शादी की तारीख नज़दीक थी, लिहाजा वो बेफिक्र थी कि बस चंद दिनों बाद ही मैं तो महफूज होने जा रही हूँ। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। इसी दौरान एक नोमान नामी लड़के की फरहान से लड़ाई हो गई, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में वो जेल चला गया और राफिया मुसीबत की दलदल में गिरती चली गई। जब कोई राह ना पाई तो वो एक दिन मेरे पास आई और अपनी मुश्किल मुझे बताई। अब इसकी मदद के बगैर चारा ना था। मैं इसको अपने रिश्तेदार डॉक्टर के पास ले गई। यूँ इसकी जान तो बच गई, मगर खुशी इसके नसीब में ना थी। वो बिन ब्याही रह गई। अब वो अपनी बड़ी भाभी की वजह से मुझसे मिलने भी नहीं आती। अगर वो नहीं आती तो क्या आप भी इनसे मिलने नहीं जाती? मैंने सवाल किया तो छोटी भाभी बोली, मैं चंद बार गई हूँ। कसूर किसका था, बड़ी भाभी का या मेरा?
अगला सवाल सुनकर इन्होंने कहा, शुरू में तो बड़ी भाभी का ही कसूर था, ये बहुत बेरुखी इख्तियार करती रहीं, शौहर को भी सास ससुर और नंदो देवर के खिलाफ भड़काती थी। बाद में अम्मी सास भी आपे से बाहर हो गईं और खूब बुरा भला कहती थी। मैंने हत्तुल इम्कान सास का साथ दिया था, मगर बाद में मजबूरन अलग होना पड़ा, क्योंकि मेरे जेठ और मेरे शौहर का कारोबार एक ही है। दोनों भाई साथ रहने को तरजीह देते हैं और दुकान भी अपने वालिद को बनाकर दी है। थोड़ी बहुत मदद करते थे, मगर सब फैसलों पर हावी चूँकि बड़ी भाभी हैं और इनके भाई नोमान जेल में हैं, इसी वजह से ये दोनों भाई इन दिनों अपने वालिदैन की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। राफिया की तबीयत में जल्दबाजी थी, इसी वजह से भी इसके कदम तबाही की तरफ गए। अगर वो सब्र और तहम्मुल से काम लेती तो शायद हालात इतने काबू से बाहर ना जाते। अब राफिया घर से नहीं निकलती, इसका छोटा भाई बड़ा हो चुका है, इसने घर के हालात संभाल लिए हैं। अब राफिया को भी घर से निकलने नहीं देता, तनख्वाह सारी लाकर माँ के हाथ में रखता है। राफिया बता रही थी कि जब से मेरा भाई बिट्टू बड़ा हुआ है, अब्बू अम्मी को सुकून मिला है और हमारे दिन फिरने लगे हैं, और अब अम्मी इसके लिए दुल्हन ढूंढ रही हैं। इस फिक्रे पर मैं चौंक पड़ी और फिर मैंने दुआ की, या अल्लाह इस बार राफिया की माँ को ऐसी बहू देना जो इसकी हमदर्द हो, बेटी बनकर खिदमत करे, इनको सुकून दे और ये बेटा इनसे छीन कर ना ले जाए, क्योंकि माँ का अपनी औलाद पर बहुत हक होता है और बिट्टू इनका आखिरी सहारा है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।